नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मंगलवार 16 जनवरी को तीसरा दिन है। मणिपुर से शुरू हुई है यात्रा अब नागालैंड पहुंच चुकी है। आज तीसरे दिन यात्रा की शुरुआत नागालैंड के कोहिमा शहर से की गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राहुल गांधी आज नागालैंड में नागरिक संस्थाओं से मुलाकात करेंगे और दोपहर 1 बजे नेशनल प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मणिपुर यात्रा की तस्वीर एक्स पर शेयर कर कल सोमवार को लिखा कि आज मणिपुर पूरे देश की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। हमें उनकी आंखों में भरे दर्द को मिटाकर उम्मीद का दिया जलाना होगा। उन्होंने लिखा कि हमारी यात्रा बीजेपी की विभाजन और उपेक्षा के राजनीति से जख्मी भारत की आत्मा पर एकता और मोहब्बत का मरहम है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। ऐसे में बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और इंडिया अलायंस में कांग्रेस की सहयोगी TMC ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपना रुख साफ किया है। TMC राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक लोकतांत्रिक राज्य है और कांग्रेस एक अलग पार्टी है, इसलिए उनका अपना अधिकार है, वे अपनी पार्टी के लिए कार्यक्रम रख सकते हैं। राहुल गांधी आएंगे और कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को बंगाल की राजनीति की आधार रेखा याद रखनी चाहिए। वो बेसलाइन 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, जब TMC ने बीजेपी को हराया था। घोष ने आगे कहा कि कांग्रेस ने तो वामपंथियों और अन्य ताकतों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और क्या मिला? जीरो। इसलिए इस मैदान में TMC ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और इसका नेतृत्व भी कर रही है। ये बात राहुल गांधी को याद रखनी चाहिए। उत्तराखंड पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का न्योता नहीं मिला है। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने किसी आमंत्रण को खारिज नहीं किया है। सच बात तो ये है कि हमें अभी तक आमंत्रित ही नहीं किया गया, इसीलिए हमारे ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। हम लोगों ने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है और इस बात का हमें संतोष है। हमारे मन में कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है कि हमें आमंत्रण मिले। सच तो ये है कि हमें अगर वो आमंत्रित करते तब भी हम वहाँ नहीं जाने वाले थे। हम इसलिए वहाँ नहीं जाते क्योंकि शंकराचार्य के सामने कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो शास्त्रों के अनुरूप ना हो। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ शास्त्रों के निर्देशानुसार हो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने 8वां समन जारी कर 16 से 20 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज कराने को कहा है और साथ ही ED ने ये भी कहा है कि अगर सोरेन एजेंसी नहीं आ सकते तो ED के अधिकारी उनके स्थान पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी। वहीं अब जांच एजेंसी के समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सोरेन 20 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने 8वां समन जारी होने के बाद ED को 20 जनवरी को CM सचिवालय आने की जानकारी दी है। बता दें कि यह समन राज्य में कथित अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जारी किए गए हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR की बेटी और BRS नेता के कविता को ED ने तलब किया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने उन्हें दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। कविता को आज मंगलवार 16 जनवरी को ED के सामने पेश होना है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ED इस मामले में उन्हें समन जारी कर चुकी है। दरअसल ED का दावा है कि कविता दिल्ली के शराब नीति मामले में आरोपी हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की करीबी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर देश में बहस छिड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को एक पत्र लिखा है। कल सोमवार को सोशल मीडिया पर इस पत्र को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए एक आपदा होगा। ओवैसी ने कहा कि मैंने संवैधानिक कानून पर आधारित इस प्रस्ताव पर अपनी ठोस आपत्तियां संलग्न कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ना तो संसदीय स्थायी समिति ना ही नीति आयोग या विधि आयोग ने यह प्रदर्शित किया है कि ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता क्यों है। इसकी बजाय चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। AIMIM प्रमुख ने लिखा कि मैं दोहराना चाहूँगा कि चुनाव महज औपचारिकता नहीं है, मतदाता रबर स्टाम्प नहीं है। चुनावी लोकतंत्र वह स्तंभ है जिस पर भारत का संवैधानिक भवन खड़ा है। ओवैसी ने आगे कहा कि मैं HLC से इस निष्कर्ष को विधिवत दर्ज करने का आग्रह करता हूँ
कि एक साथ चुनाव ना तो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, ना ही आवश्यक हैं और ना ही व्यवहार्य हैं। ईरान ने इराक की सीमा में घुसकर इजराइल के जासूसी मुख्यालय पर मिसाइल दागी है। इस हमले की जानकारी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा दी गई। ईरान के गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने इराक के उत्तरी शहर एरिबल के पास स्थित इजराइल की मोसाद एजेंसी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि एरिबल से करीब 40 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अमेरिकी दूतावास के साथ साथ नागरिक बस्तियों तक विस्फोट की आवाज आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मिसाइल हमलों से कोई भी अमेरिकी सुविधा प्रभावित नहीं हुई है। हालांकि अभी तक इजरायली अधिकारियों की ओर से हमले की पुष्टि नहीं की गई। हमले के कारण 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ईरान में बम धमाका हुआ था जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके के लिए ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया था। अब उसी के जवाब में ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज पर मिसाइल दागी है। इस बात की जानकारी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दी गई। हालांकि इस हमले में जहाज पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एमरे ने कहा कि ये मिसाइल हमला अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से हूतियों पर की गई कार्रवाई के जवाब में किया गया है। वहीं ईगल बल्क नाम की अमेरिकी शिपिंग कंपनी ने भी हमले की पुष्टि की है। कंपनी का कहना है कि यमन के तट के पास उनके जहाज जिब्राल्टर पर एक अज्ञात चीज से हमला हुआ। कंपनी ने कहा कि इस जहाज में स्टील के उत्पाद थे और इसे सीमित नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब ये जहाज इलाके से बाहर की ओर जा रहा है और इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल हमास में जारी युद्ध के बाद से ही यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह गजा के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं और जब तक इजराइल युद्ध खत्म नहीं करता वह लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संसद में बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर के बाद से अब तक हूतियों ने लाल सागर में 25 अवैध और अस्वीकार्य हमले किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 जनवरी को हुआ हमला दशकों बाद रॉयल नेवी पर हुआ सबसे बड़ा अटैक था। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यमन के हजारों लाखों लोगों के लिए खाद्य सहायता लाल सागर के रास्ते ही पहुंचती है। ऐसे में हूतियों के हमले यमन में भी गंभीर मानवीय परिस्थितियां पैदा होने का जोखिम बढ़ा रहे हैं। सुनक ने कहा कि ये हूतियों पर निर्भर करता है कि अब वे इसे आगे ना बढ़ाएं। ईरान के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के आसपास जहाजों पर हो रहे हमलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कल सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री के साथ व्यापक बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान में कहा कि इस तरह के खतरों से भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। विदेश मंत्री ने ये भी रेखांकित किया कि ये भयावह स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिंद महासागर के महत्वपूर्ण हिस्से में समुद्री वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा के लिए खतरों में भी इजाफा हुआ है। एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि ये महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे का तेजी से समाधान किया जाए। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसने रूस के एक जासूसी सैन्य विमान को अजोव समुद्र के ऊपर मार गिराया है। यूक्रेन के आर्मी चीफ जनरल वालेरी जालुजनी ने कहा कि वायुसेना ने लंबी दूरी वाले रडार डिटेक्शन A-50 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। बता दें कि यह A-50 एयरक्राफ्ट रूस की वायु रक्षा प्रणाली का पता लगाता है और साथ ही रूसी जेट्स के लिए निशाने पता लगाने में मदद करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास संभवतः 6 A-50 एयरक्राफ्ट संचालन में हैं और इन विमानों को बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आती है। ऐसे में जाने माने रूसी जानकारों का कहना है कि A-50 का यूं ध्वस्त होना रूस की वायु शक्ति के लिए बड़ा झटका है। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स डिले होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में यात्री फ्लाइट्स में हो रही इस देरी की वजह से काफी परेशान हैं। इस बीच एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है जो कि इस समय इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट में हो रही देरी की वजह से परेशान यात्री विमान के टरमैक पर बैठकर ही भोजन कर रहे हैं। वहीं एक अन्य मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रविवार को सामने आया था, जिसमें इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसेंजर फ्लाइट में कम से कम 13 घंटे से हो रही देरी से नाराज था। इसके बाद पैसेंजर को दिल्ली पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था। हालांकि बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। बता दें कि घने कोहरे के कारण दिल्ली से कई उड़ानें प्रभावित हो रही हैं।
कई फ्लाइट 10 से 12 घंटे लेट चल रही हैं तो कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा है। अमेरिका में होने वाले 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की पहली रेस जीत गए हैं। दरअसल 15 जनवरी को आयोवा प्रांत में रिपब्लिकन पार्टी की पहली कॉकस का आयोजन किया गया। इस कॉकस के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। आयोवा में 1600 से ज्यादा जगहों पर मतदान हुआ, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार अब आयोवा के बाद न्यू हैम्पशायर, नेवादा और दक्षिण कैरोलिना में भी कॉकस का आयोजन किया जाएगा। हालांकि पहली कॉकस होने की वजह से आयोवा पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि यहाँ से मिली जीत आगे की चुनौतियों के लिए उत्साह बढ़ाएगी। बता दें कि अमेरिका में 2 मुख्य पार्टियां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं। दोनों पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश के हर राज्य में पार्टी के उम्मीदवार के चयन के लिए पार्टी के भीतर मतदान कराती हैं, जिसे कॉकस कहा जाता है। सभी राज्यों के मतदान के बाद दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मतदान में विजयी उम्मीदवार को पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 16 जनवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 42 अंक गिरकर 22,000 के पास आ गया है, तो वहीं सेंसेक्स 150 अंक गिरकर 73,200 के नीचे कारोबार कर रहा है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 759 अंक ऊपर 73,327 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 37 अंक फिसलकर 48,121 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।